बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। CXO ग्लोबल फोरम के प्लेटफॉर्म से उनके मेंबर जनाब मोहम्मद गज़ाली वास्ती आज हमारे साथ मीट विद गज़ाली शो में मेहमान हैं। टेक टीवी की जानिब से एक मारूफ सिलसिला जिसमें मुनफरद शख्सियात के साथ मुलाकात होती है। आज के इस शो में हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद गज़ाली वास्ती। पेशतर इसके कि हम प्रोग्राम की तरफ बढ़ें या प्रोग्राम के मुतल्लिक़ बताएं आज का प्रोग्राम किस हवाले से है, उससे पहले हम मुनासिब समझते हैं कि हम गज़ाली साहब से जानें कि उनकी ख़ासियत क्या है, स्पेशलिटी क्या है और वो यहाँ तक कैसे पहुँचे। आइए नाज़रीन, जनाब गज़ाली साहब खुश आमदेद। आपको प्रोग्राम मीट विद गज़ाली शो में खुश आमदेद कहते हैं टेक टीवी की जानिब से। आप हमारे नाज़रीन को बताइए कि आप आज तक का आपका जो प्रोफेशनल सफ़र है उसके मुतल्लिक़, अपनी सक्सेस स्टोरी के मुतल्लिक़ हमारे नाज़रीन को बताइए। बहुत शुक्रिया मुबशिर साहब। मेरा करियर स्टार्ट हुआ था एज अ प्रोग्रामर और फिर वो सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग से बढ़ते बढ़ते मैनेजमेंट कंसल्टिंग की तरफ चला गया और गुज़िश्ता 20-22 साल के करियर में मैंने मुख्तलिफ इंटरनेशनल फर्म्स को सर्व किया है, जिसमें जो हमारी बिग 4 कैटेगरी की फर्म कहलाती हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स, उनमें मैंने सर्व किया है। और उसके बाद फिर फाइनली मैं इस वक्त एक और इंटरनेशनल फर्म के साथ एज अ सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सर्व कर रहा हूँ। इसके अलावा मैंने रिसेंटली एक पाकिस्तान में एक नया सेटअप इस्टेब्लिश किया है विच इज़ वेरी मच रिलेटेड टू द एक्सपोर्ट of software services from Pakistan to US market. So this is my recent venture. Other than that, my whole career span about serving management consulting firms of global brands. बहुत शुक्रिया गज़ाली साहब। नाज़रीन, यहाँ पर मैं ये मुनासिब समझता हूँ कि आपको ये बता दूँ कि गज़ाली साहब गुज़श्ता 10 बरस से सऊदी अरब में मुकीम हैं, रियाद में मुकीम हैं। एक इंटरनेशनल फर्म में बतौर डायरेक्टर, जैसा भी उन्होंने बताया, काम कर रहे हैं और न सिर्फ ज़ाती तौर पर वो पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला भेजते हैं बल्कि आलमी सतह पर कारोबारी लिहाज से भी पाकिस्तान के लिए ज़र मुबादला कमाने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देते। दूसरी बात, ये मुकीम तो रियाद में है लेकिन इनका दिल पाकिस्तान के साथ धड़कता है और इस वक्त जो जैसे अभी उन्होंने बताया कि वो इंटरनेशनल मार्केट में आईटी रिलेटेड बिज़नेस कर रहे हैं जो पाकिस्तान से वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपने एक हालिया कॉलम में, अपने एक हालिया मजमून में जो एक मकामी अखबार में छपा है, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को दरपेश आईटी के हवाले से जो मसाइल हैं उन पर एक बड़ी सिर हासिल गुफ्तगू की है और उसमें उन्होंने बताया है कि पाकिस्तान किन मामलात में आईटी के हवाले से मज़ीद तरक्की कर सकता है। नाज़रीन, ये तो वो पस मंज़र है जिसमें हम इस वक्त बैठे हैं। हम उनसे इनफरादी तौर पर यह सवाल पूछेंगे कि आखिर यहाँ पर बैठे हुए वो पाकिस्तान को दरपेश मसाइल में को किस तरह देखते हैं, ख़ास तौर पर आईटी के हवाले से, आईटी इंडस्ट्री के हवाले से। उनका ये कहना है और सारी दुनिया में ये बात मानी भी जाती है कि पाकिस्तानी टैलेंट के अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है जिसको प्रॉपर्ली एक्सप्लोर नहीं किया जा रहा। तो गज़ाली साहब, मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि आपने अपने हालिया मजमून में जो पाकिस्तानी आईटी बरामदात के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है, उस हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि पाकिस्तान इस वक्त किन मसाइल का शिकार है कि हमारी पोटेंशियल होने के बावजूद हमारा जो आईटी एक्सपोर्ट सेक्टर है वो तरक्की नहीं कर रहा। प्लीज़। शुक्रिया मुबशिर साहब। मेरे आर्टिकल का जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है वो एक बेसिक सवाल के ऊपर कवर हुआ है और मेरा सवाल एक आसान सवाल है कि हमारी टोटल आईटी एक्सपोर्ट, हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट की सिर्फ 4% है, जबकि हमारा पड़ोसी मुल्क जो कि स्पेसिफिकली हमसे 7 गुना बड़ा है साइज में, मगर उसकी आईटी एक्सपोर्ट, उसकी टोटल एक्सपोर्ट का 33% है, 33% है। तो ये एक सवाल हमेशा हमारे दिमाग में आता है कि जी हम जब हम उनसे साइज, वो हमसे साइज में बहुत बड़े हैं, मगर
अगर बड़े होने के बावजूद अगर मैं सिर्फ उस रेशियो को मद्देनज़र रखूं कि हम उनके 7 गुना छोटे मुल्क हैं, उस कॉन्टेक्स्ट में भी आज की तारीख में हमारी आईटी एक्सपोर्ट $15 बिलियन होनी चाहिए थी, जो कि इस वक्त तकरीबन $1 बिलियन के करीब है। ये सवाल एक बहुत सारी फर्दर एक्सटेंशंस को उजागर करता है। उसके अंदर अगर हम गौर से देखें तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम ग्लोबल फ्रीलांसिंग मार्केट में दुनिया के चौथे बड़े मुल्क हैं। उसके बावजूद हमारी आईटी एक्सपोर्ट जो इस वक्त होनी चाहिए वो उससे बहुत दूर है। ये जब इस चीज़ को आप फर्दर इलेबरेट करने की कोशिश करते हैं तो आपको नज़र आता है कि उसमें बहुत सारा गैप है एक इकोसिस्टम का, जो कि फैसिलिटेट करे हमारी एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए। और वो इकोसिस्टम गवर्नमेंट, प्राइवेट, पब्लिक प्राइवेट और फ्रीलांसर, इंडिविजुअल फ्रीलांसर्स, उन सबको एक मुश्तरका फ्रेमवर्क में लाने से ही मुमकिन हो सकता है। हमारा एक फ्रीलांसर जो कि एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है, अभी तक परेशान है कि उसको पेपाल अकाउंट के थ्रू पाकिस्तान पैसे लाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। उनके पैसे वो हमारे 80% फ्रीलांसर, 70% फ्रीलांसर्स अपने रिश्तेदारों के यूएस, यूके और कनाडा के अकाउंट्स में पैसे ला के फिर वो यहाँ पे उसको ला पाते हैं। ये छोटी सी कोशिश अगर हमारी हुकूमत और हमारे मुताल्लिक़ा इदारे सीरियसली कर लें तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा काविश होगी, बहुत बड़ी काविश होगी पाकिस्तान में आईटी एक्सपोर्ट करने में। मैं यहाँ पर गजाली साहब आपसे एक छोटी सी बात ज़मनन एक बात है, फिर हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि ग्लोबल फ्रीलांसिंग मार्केट से आपकी क्या मुराद है, थोड़ा सा इसके मतलब। जी देखिए, ग्लोबल फ्रीलांसिंग मार्केट एक बहुत बड़ा इमर्जिंग डोमेन है, नॉट एन इमर्जिंग, ऑलरेडी इमर्ज डोमेन है। और जिस तरह के इंटरनेशनल फ्रीलांसर्स पोर्टल्स हैं जैसे फाइवर है, अपवर्क हैं, आपको हैरत होगी मुबशिर साहब ये बात सुन के कि वहाँ पे पाकिस्तान एक्सपोर्ट में दुनिया के चौथे नंबर के मुल्कों में आता है। तो इसका मतलब यही मेरा कंसर्न है कि हमारा पोटेंशियल इतना पावरफुल है कि कोई सपोर्ट ना होने के बावजूद हम दुनिया की चौथी बड़ी मार्केट बन गए हैं सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट की। मगर अगेन वो पैसा चैनलाइज ना होने की वजह से वो पैसा थ्रू प्रॉपर चैनल और हमारे हमारी एक्सपोर्ट को वो विजिबिलिटी नहीं मिल रही जो मिलनी चाहिए। रिजल्ट्स प्रॉपर तरीके से थ्रू अप्रोप्रिएट सोर्स वो पाकिस्तान नहीं आ रहा और ना ही उसकी रिकग्निशन हो रही है इंटरनेशनल लेवल पे। अल्दो के ग्लोबल फ्रीलांसिंग मार्केट में आलमी सतह पर पाकिस्तान चौथे नंबर पर है, ये इसकी रिकग्निशन तो है लेकिन ये ऑफिशियल नहीं, अनऑफिशियल कह सकते हैं हम। और दूसरी बात आपने अपने भी इसी बात में की कि हमारा जो टोटल एक्सपोर्ट है आईटी सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट या आईटी से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है वो 4% है इस पूरे एक्सपोर्ट का पाकिस्तान का, वेयर एज इंडिया का 33% है उनकी टोटल एक्सपोर्ट जो वो एक्सपोर्ट जी। करते हैं लेट्स से उनका 100 अगर एक्सपोर्ट है तो उसमें 33 जो है वो आईटी है। पाकिस्तान का 15 बिलियन होना चाहिए था। आपने ये जो 4% का बताया है और इस वक्त आपने बताया कि $1 बिलियन एक्सपोर्ट है पाकिस्तान की। अब थोड़ा सा बताएंगे कि इसमें ग्लोबल फ्रीलांसिंग मार्केट और जो थ्रू प्रॉपर चैनल जो है ये दोनों इंक्लूडेड $1 बिलियन है या जो फॉर्मल एक्सपोर्ट है वो अलग है, वो $1 बिलियन है और ग्लोबल फ्रीलांसिंग जो वो अलग है। जी, जैसे मैंने आपको बताया मुबशिर साहब कि हमारे पास चूंकि पेपॉल टाइप के चैनल पाकिस्तान में ऑपरेट नहीं करते, तो वो जो ग्लोबल फ्रीलांसिंग चैनल है वो पेमेंट हमारे पास वो बच्चे जो वो फ्रीलांस वर्क पे काम करते हैं अपने चचा, मामू, खालू, रिश्तेदार और अपने कजन्स के अकाउंट में कनाडा, अमेरिका, लंदन में ड्रॉप करवाते हैं और फिर वो वहाँ से उनको फैमिली रेमिटेंस के तौर पे या किसी गिफ्ट के शेप में या किसी आने जाने वाले पैसेंजर के थ्रू कंप्रीहेंसिवली
आउट ऑफ द चैनल वो पैसा पाकिस्तान आता है, और वो हमारी आईटी एक्सपोर्ट में ना तो वो शामिल होता है, और चूंकि उनको सपोर्ट नहीं है तो मुझे इस बात का भी अंदेशा है कि ये फ्रीलांसिंग पोजीशन जो हमने अर्न कर ली है, जिसमें हमारा बहुत कम कमाल है, उन बच्चों का बहुत बड़ा कमाल है जिन्होंने अपने तौर पे ये मेहनत करके ये फ्रीलांसिंग की दुनिया में अपना मुकाम पैदा किया है, वो वक्त के साथ साथ मुख्तसर होता जाएगा, श्रिंक होता रहेगा। और ये एक राइट टाइम है कि हमको इस चीज़ को समझना पड़ेगा, हमें उनको चैनलाइज करना पड़ेगा, हमें उनके लिए वो सहूलियतें निकालनी पड़ेंगी कि वो कंफर्टेबली इस अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट दौर में अपने आप को जिंदा कर रख सके, और माशरे का एक एक बेहतरीन शहरी बन के, यूजफुल सिटीजन बन के, जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है यूथ का, उसको सही तरीके से यूटिलाइज कर सके। गजाली साहब, बहुत शुक्रिया, आपने जो इस हवाले से आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से पाकिस्तान में जो दरपेश मुश्किलात हैं, आपने उनका बहुत खूबी से अहाता किया है। अब हम आते हैं आप ही के मजमून की तरफ। एक और चीज़ जो आपने उस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया है और उसके ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया है, उसमें हमने ये देखा है कि आपने हुकूमती कामशों के हवाले से जो गवर्नमेंट पाकिस्तान ने आईटी पार्क्स बनाए हैं, उन पर आपने बड़ी शदीद तनकीद की है। आपके उनके ऊपर कोई तहफ़्फ़ुज़ात बहुत ज़्यादा है। हमारे नाज़रीन को बताइए कि आपकी नज़र में ये आईटी पार्क्स किस तरह गवर्नमेंट को इनको ऑपरेट करना चाहिए, इनको कैसे मोर इफेक्टिव बनाना चाहिए, प्लीज़। मुबशिर साहब, ऑनेस्टली मैंने तनकीद नहीं करी है, बल्कि मैंने एक इस्लाह करने की कोशिश करी है, और मैंने मेरा जो उसमें पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे राइटअप में, वो ज़्यादा फोकस है उन आईटी पार्क्स के ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। तो हम जब एक बिल्डिंग को हम आईटी पार्क कहते हैं तो उसकी कुछ सर्टेन प्री क्वालिफिकेशंस होती हैं जो कि बतानी पड़ती हैं कि ये आईटी पार्क है और क्यों है। मैं आपको बहुत सारी मिसालें दे सकता हूँ। मैं आपको एक ताज़ा मिसाल बताता हूँ। आप मुझे जब दुनिया में जो आईटी पार्क्स होते हैं वो इस तरह से इक्विप किए जाते हैं कि उनके ऊपर उनके इर्द गिर्द के माहौल के असरात का कम से कम असर हो। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहाँ पे आप इंटरनेशनल एक्सपोर्ट का कॉन्ट्रैक्ट विन करके आते हैं और आपके पास जो है वो साल में कुछ ऐसे दिन आते हैं जब आपके पास इंटरनेट बंद होता है, तो क्या आप जाके अपने एक्सपोर्टर को ये बात बता सकते हैं कि मेरे मुल्क में आज इंटरनेट बंद है तो मैं आज आपको एक्सपोर्ट प्रोडक्शन नहीं दे सकता? मैं तो उसको ये नहीं बता सकता। दुनिया में जो टेक्नोलॉजी पार्क होते हैं वो इन चीज़ों से मुबर्रा होते हैं, उनको इस तरह के सेटअप दिए जाते हैं कि वहाँ पे इन चीज़ों का इम्पैक्ट ना है। ये आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ। इसी तरीके से हमारे पास जब हमारे आईटी पार्क्स ऐसी जगहों पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी सेहतमंद नहीं होती है, और जब वो लड़का अपना ऑफिस ख़त्म करके रात को 12 बजे 1 बजे यूएस प्रोडक्शन ख़त्म करके नीचे उतरता है तो 3 सेकंड के अंदर उसका लैपटॉप मोबाइल छिन जाता है, तो वो अगले दिन हम अपने एक्सपोर्ट क्लाइंट को क्या बताएं कि जो हमारा रिसोर्स था उसका लैपटॉप और मोबाइल छिन गया है, सो इसलिए वो आज अवेलेबल नहीं है। तो ये दूसरा एक फैक्टर हो गया। इसी तरीके से जब मैंने मजीद रिसर्च करी तो आईटी पार्क्स एक इकोसिस्टम होता है जिसके अंदर आपको एक रूफ के अंदर पूरा इकोसिस्टम प्रोवाइड किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द 24-hour फूड कैफेटेरिया टू ISP शॉप, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर शॉप, to a utility provider duplicate or redundant utility provider line, to a law and order secured environment, then you can go for 24/7। देखिए, जब हम बात करते हैं एक्सपोर्ट की, स्पेशली यूएस और कैनेडा, नॉर्थ अमेरिका और यूरोप मार्केट को, तो देयर because of the time lapse they are 24/7 production requirement, and not only 24/7, 365 we operated our production environment on every possible day, because we cannot go and tell them कि now अभी जो है वो हमारे पास ये सेलिब्रेशन चल रही हैं या हमारे पास ये इशू है। उनके लिए हमारा एक दिन एक प्रोडक्शन कॉस्ट है। और बाय द वे, ये मैं खाली आईटी की बात नहीं कर रहा, आप हमारे ही मुल्क में
और जितनी एक्सपोर्ट करने वाले इदारे हैं वो ये सारे बेनिफिट्स और फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं। उन्होंने ऑलरेडी एस्टेब्लिश कर लिया है। मिसाल के तौर पे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, गारमेंट एक्सपोर्ट सेक्टर कोविड के लॉकडाउन में सबसे ज्यादा रिलीफ था, ठीक है। टेक्नोलॉजी सेक्टर नहीं था। हमारे लड़के अगर अपने ऑफिस तक नहीं पहुंच पा रहे थे, वो बेचारे ना वो घर से काम कर पा रहे थे, उनको आपको ये बात समझनी पड़ेगी मुबश्शिर साहब कि हम जिस सोसाइटी और जिस स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में रहते हैं वहां पे 2 कमरे के घर में 10 लोग रह रहे होते हैं। और ये मैं नहीं, ये तो हमारे प्राइम मिनिस्टर अपनी हर स्पीच में इस बारे में जिक्र करते हैं। तो जब वो 2 कमरे के घर में 10 लोग रह रहे होंगे तो वो बच्चा कैसे वर्क फ्रॉम होम करेगा? हम जो मॉडल लेकर आते हैं कि दुनिया में तो अब वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, क्या हमारे पास वो लिविंग स्टैंडर्ड है कि वो बच्चा वर्क फ्रॉम होम कर सकता है? नहीं। तो जो मेरी इस्लाह की कोशिश थी वो ये थी कि हम अपने मुताल्लिका इदारों को ये बात समझाने की कोशिश करें कि आईटी पार्क का मतलब खाली किराए की बिल्डिंग्स नहीं होता है। आईटी पार्क का मतलब एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करना होता है जहां पे आप ये समझें कि यार दिस building has been made to fulfill my objective from A to Z. That was not happening. That is not happening at all. तो मैंने कोशिश ये करी कि मैं हमारे मुतल्लिका इदारों और हमारी हुकूमत को ये बात समझ जाऊं कि किराए की बिल्डिंगों से पे आईटी पार्क का बैनर लगा देने से वो आईटी पार्क नहीं बन जाते। और इसीलिए मैंने ये पूरी तगदो करी, इस पर मैंने काफ़ी रिसर्च करी और मैंने कोशिश करी है कि मैं इस पूरे इशू को बेहतरीन तरीके से अपने राइटअप में कवर कर सकूं। और मैं आपको ये बात बताते हुए खुशी महसूस करता हूं कि इस बात को बहुत सीरियसली टेकअप किया गया है। और रिसेंटली पाकिस्तान सॉकर हाउस एसोसिएशन इसके ऊपर इसने मुझसे मीटिंग कॉल करी, मेरी एक बहुत डिटेल उनसे मीटिंग हुई और उन्होंने जो है वो इसके ऊपर फर्दर कोशिशें और काविशों की लिए मुझे अपनी एक कमेटी का सरबराह भी बनाया है जो कि मैं उस कमेटी को अब लीड करूँगा। तो जी, तो वो अब हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम इस इंटरनेशनल आइडिया को पाकिस्तान लेके आ सकें। बहुत शुक्रिया रज़ी साहब, बहुत शुक्रिया। आपने ये जो आईटी पार्क्स पर जो तनकीद की है आपने उसकी जस्टिफिकेशन दे दी है और उस हवाले से उम्मीद करते हैं कि हुकूमत पाकिस्तान ना सिर्फ फेडरल गवर्नमेंट बल्कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स भी उसके ऊपर नज़रसानी करेंगी। और जिस तरह आप मुख्तलिफ एसोसिएशंस में मुख्तलिफ हवालों से मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस में आपके इस मजमून को सराहा गया है और आप तक रब्ता किया गया है, उम्मीद करते हैं कि वो पाकिस्तान में मौजूद वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो हुकूमत को ये सजेशंस देंगी। ये तो खैर हो चुका। अब हमें ये बताइए और हमारे नाज़रीन को बताइए और गवर्नमेंट को भी ये बताइए कि आगे मुस्तकबिल में आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से क्या वे फॉरवर्ड होना चाहिए जिससे न सिर्फ हमारी आईटी एक्सपोर्ट बेहतर हों, पाकिस्तान का नाम बने, बल्कि वो एक प्रॉपर चैनल, लीगल चैनल से उनकी रिकग्निशन हो सके और उसकी फॉरेन रिजर्व जो है वो पाकिस्तान आए। मुबश्शिर साहब, आपने मुश्किल सवाल पूछा है, लेकिन अगर मैं मौजूदा हुकूमत के इक़दाम और मौजूदा हुकूमत की काविशों को देखूं तो मुझे बहरहाल ये बात कहते हुए खुशी होती है कि उन्होंने एक हुकूमत का जो रोल होता है उसको अदा करने की कोशिश, कम से कम कोशिश ज़रूर की है और वो हमें मुख्तलिफ सेक्टर्स में नज़र आ रही है। मिसाल के तौर पे हमारे कोविड के दौर में जिस तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, जिस तरीके से स्टेट बैंक और मुख्तलिफ इदारों ने मिल के कोशिश करी कि हमारा इकनॉमिक लॉस जो है वो किसी तरीके से मिटिगेट हो, हम अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकें। और हमने जुलाई के नंबर्स में देखा कि हमारी एक्सपोर्ट ने रिमार्केबल परफॉर्म किया कोविड के बावजूद। तो ये चीज़ जब मुझे नज़र आती है तो मुझे एक उम्मीद की किरण नज़र आती है। मैं आईटी एक्सपोर्ट के ऊपर अगर बात करना शुरू करूँ तो मैं पूरी किताब आपको लिख के दे सकता हूँ, लेकिन मसला सिर्फ इतना सा है, एज जो मुझे अब तक नज़र आता है वो सिर्फ थोड़ी सी तवज्जो की ज़रूरत है। मेरा राइटअप का मकसद सिर्फ यही था कि हमारी हुकूमत के वो इदारे और वो हमारे हुक्मरान ख़ास तौर पे जो कि बहुत ज़्यादा सीरियसली काम करते हैं। मैं बिलाशुबा रज़ा दाऊद साहब, हम्माद अज़हर साहब, असद उमर साहब, इन सबको रेगुलर फॉलो करता हूँ और मैं देखता हूँ कि वो लोग किस तरीके से दिन रात अपने तौर पे कोशिश करते हैं। तो मैं
मैं ये चाहता हूं कि वो उस पूरे सिस्टम को, इस सेक्टर को भी समझने की कोशिश करें, क्योंकि इस सेक्टर में अगर गारमेंट सेक्टर से कम पोटेंशियल नहीं है, अगर ज्यादा पोटेंशियल नहीं है तो कम भी नहीं है। आज हम दुनिया में गारमेंट के अगर लीडर हैं, टेक्सटाइल के अगर हम लीडर हैं, थोड़ी सी तवज्जो, 3 साल के अंदर हम टेक्नोलॉजी के भी लीडर बन सकते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। जब मैंने ये अपनी रिसर्च शुरू करी तो मुझे हैरत हुई कि पाकिस्तान के इकोनॉमिक हब, जिसको हम हमेशा कहते हैं और जिसको हम कहते हैं कि पाकिस्तान का इंजन है, और जो शहर है कराची, उसके अंदर सिर्फ एक टेक्नोलॉजी पार्क है। और वो टेक्नोलॉजी पार्क, जैसा मैंने आपको पिछले सवाल के जवाब में बताया कि वो टेक्नोलॉजी पार्क एक किराए की बिल्डिंग है जिसके नीचे एक शॉपिंग सेंटर खुला हुआ है, और वो शॉपिंग सेंटर के नीचे वो ऊपर वो टेक्नोलॉजी पार्क बना हुआ है। और वो इलाका मैंने अपने राइटअप में भी लिखा है, मुझे मेरे यूएस पार्टनर ने बताया कि वो इलाका तो मगिंग के लिए मशहूर इलाका है, और ये आम सी बात है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये हम मौजूदा हुकूमत हर चीज़ प्रोविंशियल लेवल की चीज़ों को ये कह के बड़ी जिम्मा हो जाती है, माजरत के साथ मैं ये वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि ये 18th अमेंडमेंट का इशू है, मगर आईटी मिनिस्ट्री, पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड, ये सारे फेडरल इदारे, ये तो फेडरल इदारे हैं। इसके अंदर तो थोड़ी सी काविश की ज़रूरत है। फेडरल इदारे बहुत आराम से जो है वो आके इस इशू को सर्च कर सकते हैं। इसी तरीके से जब मैंने देखा कि बहुत सारा कोऑर्डिनेशन मिसिंग होता है, कोऑर्डिनेशन की छोटी सी मिसाल के तौर पे, एक अगर मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, जिसके अंदर मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकम्युनिकेशन भी आती है, जिसके अंदर बहुत आराम से वो ये बात कर सकते हैं कि जो आईटी एक्सपोर्ट पार्क्स हैं उनको रिडंडेंट इंटरनेट ब्रॉडबैंड प्रोवाइड करना है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ आईटी के अंदर ही मिनिस्ट्री ऑफ टेलीकॉम भी आती है। उनके लिए बहुत आसान काम है कि वो एक बिल्डिंग को जब सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क डिक्लेयर करें तो वहाँ रिडंडेंट इंटरनेट बैंडविड्थ दे दें। फिर वो फेडरल गवर्नमेंट के थ्रू, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग के थ्रू या अपने प्रॉपर चैनल के थ्रू पावर सप्लायर को कह सकते हैं कि यहाँ पे रिडंडेंट पावर सप्लाई दे दो, ठीक है। फिर वो आम लोगों को, जो बिजनेसमैन हैं, जब आप इस तरह की माहौल पैदा करेंगे तो वो बिजनेसमैन जो एक्सपोर्ट्स में काम कर रहे हैं, टेक्सटाइल में, उधर, वो लोग इनकरेज होंगे और वो लोग आके सीरियसली इन एरियाज के ऊपर, इस सेगमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू करेंगे। मुझे दुख भी होता है और हैरत नहीं होती मगर कि हमारे जो पाकिस्तान के 100 टॉप बिजनेसमैन हैं, वो 100 टॉप बिजनेसमैन में से हार्डली 10% जो है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हमारे अपने मुल्क के अंदर। वो मुल्क जो कि फाइवर पे, अपवर्क पे दुनिया का टॉप 4 फ्रीलांसर में आता है, तो वो लोग क्यों नहीं हमारे मुल्क में, वो अपने मुल्क के इन्वेस्टर्स, वो लोग आप देखिए डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो ऑटोमोबाइल में सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, वो अपने फर्टिलाइजर सेक्टर में डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, मगर वो लोग आईटी सेक्टर में नहीं आ रहे। क्यों नहीं आ रहे ये टॉप 100 बिजनेसमैन टेक्नोलॉजी सेक्टर में? बिकॉज उनको ये बात समझ में नहीं आ रही। उनको ये बात समझ में आ रही है कि गवर्नमेंट के रेडार में, हुकूमत के रेडार में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट अभी उतना मुकाम हासिल नहीं कर सकी जितना मुकाम हासिल करना चाहिए। तो गवर्नमेंट एज अ एनेबलर, जैसे हुकूमत का काम है एनेबल करना, जैसे उन्होंने टेक्सटाइल सेक्टर को एनेबल किया, जैसे उन्होंने अदर सेक्टर्स को एनेबल किया, अगर इस सेक्टर को एनेबल कर दे तो मुझे कोई शक नहीं है कि अनदर 2 साल हम ये इस 1 बिलियन को 4 बिलियन पे लेके जा सकते हैं। अगेन हम अपने टारगेट से बहुत कम होंगे, मगर कम से कम एक मेच्योरिटी, एक राह हमारी होगी हमारी टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट में। तशवीशनाक बात यह है मुबशिर साहब कि अगर हम इस रेस में पीछे रह गए तो मुझे इस बात का अंदेशा है कि हमारे पास पाकिस्तान में पैदा होने वाली, जो हर 6 महीने में 30,000 बच्चा जो टेक्नोलॉजी ग्रेजुएट पास आउट होता है, वो बच्चा, अगर हम इस दौड़ में पीछे रह गए तो वो बच्चा हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन जाएगा। तो ये एक ऐसी तशवीश है कि अगर हुकूमत ने इसके ऊपर जल्दी तवज्जो ना दी तो आपके बेरोजगारी में आपका इजाफा होगा, क्योंकि एक्सपोर्टर्स, मैं आपको एक बात बताता हूँ मुबशिर साहब, एक्सपोर्टर्स हमेशा, उनकी कोई बाउंड्री नहीं होती। अगर उनको पाकिस्तान में सही एनवायरनमेंट नहीं मिलेगा तो वो अड़ोस पड़ोस के मुल्कों में जाके अपना सेटअप कर लेंगे। अभी भी आपको हैरत होगी कि मेजॉरिटी एक्सपोर्टर्स हैं वो वाया दुबई अपने कॉस्ट सेंटर्स खोल के,
वो अपने दुबई के थ्रू अब अपने अपने बिजनेस ऑपरेट कर रहे हैं, तो एक्सपोर्टर्स आपके दूसरे मुल्कों में इधर उधर निकल जाएंगे और उसके बाद दोबारा उनको लाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया गज़ाली साहब। नाज़रीन, ये थे गज़ाली साहब जिन्होंने आईटी एक्सपोर्ट के हवाले से बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू की है। आखिर में मैं यही गवर्नमेंट से गुजारिश करूँगा कि जो मामलात हैं, जिसमें सबसे पहले तो चैनलाइज करना, जो ग्लोबल फ्रीलांसिंग हमारा जो टैलेंट है जो वहाँ पर ज़ाया हो रहा है, उसको करने की अशद ज़रूरत है, उनको फैसिलिटेट करने की अशद ज़रूरत है। उसके बाद ये जो आईटी पार्क्स का जो आइडिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने दिया है, इसको खुदा के लिए हर चीज़ की तरह एडहॉकिज़म की भेंट न चढ़ाएं, इसको मुस्तकिल बुनियादों पर कीजिए। ये नंबर स्कोरिंग का काम नहीं है। यहाँ से आपको ना सिर्फ पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो सकता है, पाकिस्तान का टैलेंट अप्रोप्रिएटली यूज़ हो सकता है, रिकग्नाइज हो सकता है। इसको मुस्तकिल बुनियादों पर कीजिए। इसमें 18th अमेंडमेंट का इशू मत लाइए, कोऑर्डिनेशन को डेवलप कीजिए। उसके बाद ही ये मुमकिन है कि हम इस सेक्टर में ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। किसी भी बिज़नेस के लिए, किसी भी एक्सपोर्ट के लिए, किसी भी ऐसे कारोबार के लिए जिसमें आगे बेतहाशा पोटेंशियल और आज के टेक्नोलॉजी के दौर में कोई भी इन्वेस्टर बगैर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कवर होने के वो नहीं आ सकता। जैसे गज़ाली साहब ने कहा कि हमें ये जो आईटी पार्क्स हैं, इनको बिला तातुल हर सहूलत फराहम करनी होगी ताकि हमारा जो टैलेंट है हम उसको अप्रोप्रिएटली कंज्यूम कर सकें, यूटिलाइज़ कर सकें। इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत अपनी बेशुमार मुश्किलात के बावजूद ठोस इक़दाम करेगी ताकि ये सेक्टर जो है इंटरनेशनल लेवल पर, आलमी सतह पर इसका मुकाबला कर सके और पाकिस्तान की नेक नामी का बायस बन सके। नाज़रीन, इसके साथ टेक टीवी मीट विद मोहम्मद गज़ाली के साथ अपने मेज़बान मुबशर अनवार को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह नेगहबान। बहुत शुक्रिया।